अच्छा, वो हम यहाँ तक पहुंच गए थे। हाँ, लेबर मार्केट, ये स्लाइड अभी हमने कवर करनी है। राइट, ये हमने यस कवर सर। कर लिया था। और राइट, लास्ट क्लास में हमने नेट एडवांटेजेस की भी बात की थी कि whenever worker wants to choose an occupation or a job, तो उसमें ट्रेड ऑफ होता है between wage factors and non-wage factors. So some workers they prefer a non-wage factors, uh, and they select a job on that basis. और some workers जो हैं they give preference to wage factors. और इस तरह से वो, इसका मतलब है कि एक वर्कर जो कि एक लो पेड जॉब है might accept that just because non-wage factors are in his or her favor. अच्छा, उसमें नॉन वेज फैक्टर्स में खाली जो फैसिलिटी जॉब से मिल रही है या जो चांसेस ऑफ प्रमोशन है उसके अलावा वो भी इसमें आ जाता है। अच्छा, और इसी तरह अगर कोई कहीं वेज ज्यादा मिल रही है तो वहां शायद डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़े, बट वो वर्कर जो है वो ऑफ कोर्स दे आर गिविंग प्रेफरेंस टू वेज फैक्टर्स। तो वो दे मेकअप देयर माइंड के चले कोई बात नहीं, अगर डिस्टेंस ज्यादा भी ट्रेवल करना है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हमने इसको लास्ट टाइम पढ़ा था। और ये ट्रेड ऑफ होती है बिटवीन दी टू फैक्टर्स फॉर चूजिंग एन ऑक्यूपेशन। फिर हमने ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन भी पढ़ी थी, सिमिलर टू डिवीजन ऑफ लेबर है। बेस्ट बेस्ट यूज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज लिखा हुआ है कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में वर्कर इज एबल टू यूज हिज और हर स्किल्स एंड एबिलिटीज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इसको डेवलप कैसे करेंगे? मतलब अगर मैं पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 1 को देखूं तो पॉइंट नंबर 3 है not more being more productive। तो इन दोनों को फर्क कैसे करेंगे अगर करना हो सर बेस्ट यूज ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज का हो सकता है कि इट विल रिजल्ट इन सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो? यस, वेरी गुड, या दैट्स राइट, कि वर्कर फील्स के whatever abilities that were there in the worker or which are there in the worker, worker is making use of them, so yes, a feeling of satisfaction is there। that's right। और अच्छा, दूसरा जो इम्प्रूवमेंट इन स्किल्स बाय डूइंग द सेम जॉब अगेन एंड अगेन। अच्छा, वो रेपिटेशन ऑफ वर्क से आपकी स्किल इंप्रूव हो जाती है। तो इसकी इसकी डेवलपमेंट क्या होगी? पॉइंट नंबर 2, ग्रेटर एफिशिएंसी। ग्रेटर एफिशिएंसी। और राइट, तो वो इस बात सही है, लेकिन वो नीचे है कि अर्न मोर बीइंग मोर प्रोडक्टिव। तो पॉइंट नंबर 2 में तो फिर डेवलपमेंट वही नहीं बन जाएगी, ग्रेटर एफिशिएंसी होगी तो दैट वर्कर विल बी मोर वैल्यूएबल एंड विल बी अर्निंग मोर। या इसकी डेवलपमेंट ऐसी हो सकती है, लेकिन हमने करनी नहीं है क्योंकि पॉइंट नंबर 3 जो है ना वो यही कहता है। तो इसकी डेवलपमेंट डिफरेंट कैसे करें? ये बताओ, स्किल्स इंप्रूव कर गई तो उससे क्या फायदा हुआ? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। वेरी गुड, एक बिल्कुल आप ये बात सही है कि अब अगर स्किल्स इंप्रूव कर रही है तो वर्कर कैन अप्लाई समवेयर एल्स वेयर वर्कर वाज नॉट एबल टू अप्लाई। जैसे कि a certain amount of experience was required with a certain professional expertise। तो अब वो स्किल्स को कर करके बार बार नाउ द वर्कर इज प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। तो यस, बेटर अपॉर्चुनिटीज इन अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अच्छा, ओके, और वर्कर जो है ना उसके पास ऑप्शन बढ़ जाते हैं एंड कैन चूज द बेस्ट जॉब फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। दैट्स राइट। और तीसरे में फिर जारी बात, अगर वो ज्यादा प्रोडक्टिव है यानी कि ज्यादा वैल्यूएबल है टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो हायर प्राइस इज जस्टिफाइड एंड organization does not have any hesitance in giving higher wage to that worker compared to other ordinary workers। कोई hesitation, there will be no hesitation to increase the wage of that worker।
क्योंकि if you are paying as an organization, you are paying that worker more, so the worker is producing a certain amount and giving the same or maybe relatively a higher benefit to the organization. तो जब वो उसको कंपेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो नजर आता है कि डिस्पाइट बीइंग पेड हायर, वो स्टिल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट ज्यादा ही दिया. So that is why hesitation does not come into play at all when it comes to giving higher wage or to give an increment in the wage rate of the worker on regular basis या on annual basis normally हम कहते हैं. अच्छा, फिर डिसएडवांटेज में डिपेंडेंसी ऑन अदर्स टू प्रोड्यूस व्हाट दे वांट. अच्छा, ये तो आपको समझ आती ही थी कि इसका नुकसान हमें नजर आ रहा है कि आपको फिर दूसरों पे डिपेंड करना है बट वी वांट, और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे ऑफ कोर्स. तो उससे अगर आप खुद बनाते होते तो शायद आपको पैसे खर्च ना करने पड़ते या लिविंग स्टैंडर्ड शायद ज्यादा बेहतर होता. अब आपको पैसों से बाकी चीजें खरीदनी है बिकॉज यू आर स्पेशलाइज इन वन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन. तो मनी won't always be sufficient to buy all the items which you do not produce. तो हम जोड़ सकते हैं इसको लिविंग स्टैंडर्ड से भी. अच्छा, बोर्डम कैन टेक प्लेस. तो ये ऑफ कोर्स, तो बोर्डम को जरा डेवलप करो. अच्छा, बोर्डम हो गया रेपिटेटिव जॉब की वजह से, तो नुकसान क्या हुआ? The worker is likely to make mistake, resulting in lower efficiency and high cost of production. ओके गुड. अच्छा, अगर मैं इसी पॉइंट को, क्योंकि मेरे जेन में पास पेपर के क्वेश्चन भी आते हैं, अगर मैं कहूँ, अभी आपने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान होगा, अगर मैं कह दूं कि वर्कर को क्या नुकसान होगा, तो क्या बता सकते हैं? He's likely to make mistake. As a result, the firm might dismiss him or make him redundant. Redundant or might offer a lower wage than before. क्योंकि now the worker is not that valuable for the organization. Yes, that's right. Or that worker can easily be replaced with another efficient worker. Yeah, that's right. तो loss of job भी हो सकती है. फिर danger of skill becoming outdated if technology changes. तो ये भी आपको, ऑफ कोर्स, वो उसको जब एक ही जॉब आती है, एक ही काम आता है और उसी में एक्सपर्ट है, तो ऑफ कोर्स नाउ व्हेन टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड, या समटाइम्स ये होता है टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस दैट जॉब डन बाय ह्यूमंस. अब नाउ टेक्नोलॉजी इज डूइंग इट फॉर एग्जांपल. तो अब नाउ फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क और जॉब वर्कर और वर्कर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. So now there is no other opportunity for that worker because worker only knows one particular job and he has been doing it for so long. तो अब वो जब कर रहा है इतने अरसे से, और अब now the worker has to shift to some other job because now such jobs, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, such jobs are not available anywhere because now technology has replaced humans for that particular job. तो उसके लिए तो फिर आप कह लो क्या होगा, that worker might be permanently unemployed unless and until worker gets some sort of training to acquire some other skills to do a different job. सही हो गया ना? ऐसे ही है ना? Yes, sir. और आइडिया हम कर चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि डेवलपमेंट इसकी आपसे डिस्कस जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था, आई वाज एक्चुअली आज मॉर्निंग में बच्चों को जरा इन्वॉल्व किया हुआ था मैंने पास पेपर सेशन में, तो वो उनसे नहीं डेवलप हो रहा था, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था. एनीवे, आगे चलते हैं. तो लेबर मार्केट के हम आ जाते हैं. अच्छा, आपने पहले डिमांड सप्लाई पढ़ा, आपको अच्छे से पता है. वो थी गुड्स मार्केट. आपने याद रखा डिमांड सप्लाई, ठीक. वो जो हमने पढ़ा है गुड्स मार्केट, किसी गुड्स की डिमांड, आ गया लेबर मार्केट. तो यहाँ क्या होती है? लेबर की डिमांड और लेबर की. पहला सवाल जो मेरा है आपसे ये है कि डिमांड फॉर लेबर कौन करता है? Businesses. बिजनेसेस. वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही है. बिजनेसेस है, फॉर्म है, जो भी है,
गवर्नमेंट के सर्विस, ठीक है फाइन। अच्छा, डिमांड फॉर लेबर, अगर वेज बढ़ जाती है तो जो डिमांड फॉर लेबर है उसको क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगी। और इसका रीजन क्या है? सर क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो द फर्म माइट नॉट बी एबल टू अफोर्ड। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वेज इज अ कॉस्ट टू अ बिजनेस। अभी आपने कहा कि बिजनेस ही डिमांड करते हैं, तो जब वेज बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स कॉस्ट बढ़ गई। और इसको आप डेवलप कर सकते हैं कि इससे जब कॉस्ट बढ़ती है तो वो क्या करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट, दे रिड्यूस द डिमांड फॉर वर्कर्स। और शायद वो कैपिटल इंटेंसिव की तरफ चले जाएं, या शायद वो दे माइट लाइक टू रिप्लेस वर्कर्स विद मशीन। अच्छा, और इसी तरह से अगर वेज जो है वो कम हो जाती है तो ऑफ कोर्स कॉस्ट आपको कम लगेगी, तो आप वर्कर की डिमांड बढ़ा देंगे, तो शायद लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन को यूज किया जाए इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, इसके हम अगर डिमांड का बनाएं लेबर का, तो वो उस तरह ही बनेगा, नेगेटिवली स्लोप। सिर्फ फर्क ये है कि अब प्राइस की जगह पर हम यहाँ पर वेज ले लेंगे, क्योंकि लेबर की जो प्राइस होती है वो वेज होती है। और नीचे जो है वो हम क्वांटिटी लेंगे, लेकिन लेबर की क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लेबर। और वो हमें नजर आ रहा है कि जब वेज अगर इतनी है तो इतनी डिमांड भी है, लेकिन जैसे ही वेज जो है वो कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, जैसे हमने देखा। या अगर वेज जो है वो बढ़ जाती है तो डिमांड कम भी हो जाती है। इसका मतलब है, ये आप अगर ये दो पॉइंट ले लें तो अगर तो ये ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं और बी से ए की तरफ भी जा सकते हैं। अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ अगर मूवमेंट हो रही है इन द डिमांड कर्व, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन ऐसे ही है ना सकीना, है ना? ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, अगर ऐसे है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये है एक्सटेंशन, वही वाला जैसे हमने पहले किया। और एक्सटेंशन क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन तब होती है हमेशा वेज फैक्टर से। वेज फैक्टर, वो पहले होता था प्राइस फैक्टर, क्योंकि गुड मार्केट में प्राइस होती है और लेबर मार्केट में वेज होती है। और अगर आप बी से ए की तरफ चले जाएं तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं इसकी, हम कर रहे हैं जी इसकी बात। तो इसमें अगर ऐसे हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं कि ये है कॉन्ट्रैक्शन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। और ये दोनों चीजें वेज के चेंज होने से होती हैं, ये भी वेज फैक्टर से हो रहा है। ये तो इजी है और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये तो सब ऑल क्लियर है, ऐसे ही है ना? यस सर। इसको मिटा देते हैं जल्दी से हम। अच्छा, आगे हम चलते हैं। इसको मैं जस्ट आगे हम आ गए सप्लाई ऑफ लेबर पे। तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है ये कहाँ से आती है? सप्लाई ऑफ लेबर कम्स फ्रॉम, पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन या वर्कर्स कह लें, या ऐसे कह लो। एक मिनट, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। आती है फ्रॉम पॉपुलेशन, आप बोल सकते हैं, या पीपल बोल लें, पीपल। लेकिन कौन थे? हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, विलिंग एंड एबल टू वर्क। अच्छा, ये मैंने जो चीज लिखी है ये क्यों लिखी है? इसीलिए कि वो लोग जो या तो फॉर एग्जाम्पल या तो वो विलिंग नहीं है काम करने के लिए, या वो एबल नहीं है। मतलब एक बंदा है जिसकी जमीनें हैं और उसको आराम से वहां से जो है ना वो एनफ अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है, और उसकी जो भी जरूरियात हैं वो उसको आसानी से पूरी कर लेता है, और वो जॉब नहीं कर रहा। या कोई आपका फैमिली मेंबर है, बिकॉज अदर फैमिली मेंबर्स आर अर्निंग, तो दैट पर्सन
does not see earning money as important as other family members consider. तो वो काम नहीं कर रहा, विलिंग है, तो जो काम करना नहीं चाह रहा वो सप्लाई ऑफ लेबर में आता ही नहीं, मतलब आप उसको हायर ही नहीं कर सकते ना। इसी तरह अगर कोई बंदा विलिंग भी है लेकिन एबल नहीं है, शायद वो कोई बंदा मेंटली डिसेबल्ड है या फिजिकली डिसेबल्ड है एंड इज नॉट एबल टू परफॉर्म द जॉब, जिसमें हम ये बोल सकते हैं या वो लोग हु आर इल, हु आर फिजिकली डिसेबल्ड, मेंटली डिसेबल्ड, या चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल, उनको भी यही कहा जाता है कि तभी कहते हैं ना चाइल्ड लेबर जो है ना वो अनएथिकल है और इलीगल भी है इतने ममालिक में। तो चाइल्ड लेबर इसलिए क्योंकि उनकी एज नहीं है काम करने की, दे आर नॉट एबल टू डू इट, उनकी अभी जो बॉडी है वो तो ग्रो कर रही होती है एंड दिस इज नॉट द राइट स्टेज टू मेक देम वर्क, जहाँ पर उनको फर्स्ट ये हैवी लोड उठाने पड़ जाए तो उस पे उनका बॉडी पे बुरा इम्पैक्ट आता है। और वैसे भी उनकी ये एज होती है टू गेट एजुकेशन, टू एंजॉय, टू प्ले। अच्छा, और एबल का मतलब वही हमने जो बात कर ली, इसमें बच्चे बूढ़े भी आ जाते हैं, वो भी सप्लाई ऑफ लेबर नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल लोगों से आती है, पॉपुलेशन से आ सकती है, लेकिन सिर्फ वो वाली पॉपुलेशन जो विलिंग एंड एबल टू वर्क है, बोथ कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। अच्छा, या मैं आगे ये भी ऐड कर सकता हूँ इसमें अगर करना चाहूँ तो, क्या पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड टू वर्क, या कह लो एट द वर्किंग एज, हम ये लिख सकते हैं पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड आर एट द वर्किंग एज एज वेल, ये लगाया जाता है, लेकिन मैंने एबल में ही कवर कर लिया। वर्किंग एज मतलब जो बहुत बूढ़े हैं या बहुत छोटे हैं, यंग टू वर्क, तो वो एबल में ही आ गया ना कि बाय लॉ उनको कहा जाता है ये काम करने के काबिल है नहीं, बूढ़े तो होते नहीं और बच्चे भी ऑफ कोर्स, आपको मैंने रीजन बता दिया। अच्छा, तो सप्लाई ऑफ लेबर में क्या होता है कि जब वेज जो है वो बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ लेबर को क्या होता है बता दो। increase इंक्रीज, और उसकी वजह लॉजिक क्या है? because workers will get high return for their service, so they will be encouraged to work. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो ये हमने, और वेज अगर कम हो जाए तो सप्लाई भी कम हो जाती है, क्योंकि उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा फॉर देयर सर्विसेज, और इसीलिए चूंकि ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इसलिए सप्लाई का बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सप्लाई ऑफ वो जो प्रोडक्ट का कर्व था। तो इसमें भी अगर वेज ये है हमारे पास और ये हमारे पास क्वांटिटी ऑफ लेबर है, क्वांटिटी सप्लाई और डिमांड दोनों के लिए आ सकता है ना। तो अगर वेज बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये ऑफ कोर्स क्या है, ये मूवमेंट अलोंग द कर्व है, जिसको हम, अगर आप वही बात, अगर ये पॉइंट ए और बी ले लूं, तो अगर आप ए से बी की तरफ जाते हैं दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सटेंशन। ये जो सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूवमेंट हो रही है या राइटवर्ड मूवमेंट हो रही है, ये एक्सटेंशन है, और अगर आप बी से ए की तरफ जाते हैं तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है और कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे इसको, सप्लाई कम हो रही है। तो ये तो आपको क्लियर है। अच्छा, एक चीज जो पता होनी चाहिए, पहले भी था, डिमांड कर्व में अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, डिमांड कर्व में अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कर्व में अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो सप्लाई कम होती है। इसी तरह सप्लाई कर्व में अगर अपवर्ड मूवमेंट होती है तो सप्लाई बढ़ती है, लेकिन अगर डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट होगी तो डिमांड कम होगी। ये समझ आती है ना बात की? जी सर। ओके। और राइट, आगे चलते हैं। मार्केट वेज और इक्विलिब्रियम वेज, ये हमने इसको देख लिया हुआ है, मतलब ये भी आपने गुड्स मार्केट में तो पढ़ा ही हुआ है। अब डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों को हम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास सप्लाई ऑफ लेबर आ गई, ये यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो ये इक्विलिब्रियम है, और अगर हम यहाँ पे वेज देखें तो वो हमारी इक्विलिब्रियम वेज होगी, और यहाँ जो क्वांटिटी होगी लेबर की, डिमांड सप्लाई दोनों वो भी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी। तो ये तो आपको समझ आती है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का वैसे तो कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने इसको एमसीक्यूज में देखा है
तो इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं जरूर कर देता हूँ। अच्छा, मूवमेंट अलोंग द कर्व की हमने बात वैसे ही कर ली हुई है। शिफ्ट को हम जरूर देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं कहूँ शिफ्ट किस वजह से होता है डिमांड और सप्लाई कर्व में, वो होता है नॉन वेज फैक्टर से। इसका मतलब है कि अगर ये एक डिमांड कर्व है और दिस इज द वेज, ये वेज है, ये क्वांटिटी है, ये डिमांड फॉर लेबर है, फाइन। अब क्या हुआ कि डिमांड फॉर लेबर क्यों बढ़ गई? डिमांड फॉर लेबर बढ़ने की बहुत से फैक्टर्स हैं अदर देन वेज। अब उसमें है कि वर्कर्स, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, कि डिमांड फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड। जैसे कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, नाउ पीपल वुड लाइक टू ऑप्ट एंड दे वांट टू परस्यू दिस सब्जेक्ट एज अ करियर। तो उस केस में क्या होगा, जब इस सब्जेक्ट की डिमांड बढ़ गई, अब वो स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली टीचर्स हु कैन टीच दैट सब्जेक्ट वेल, उनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो उस केस में वेज का तो असर नहीं पड़ा, लेकिन डिमांड कर्व जो है वो राइट पर टीचर्स का जरूर चला जाएगा। तो वेज ऑलमोस्ट वो वहीं पर ही है, लेकिन डिमांड बढ़ गई। तो इस को हम बोलते हैं ये, क्योंकि लेबर की डिमांड डिराइव्ड डिमांड होती है। कौन सी डिमांड? डिराइव्ड। ये निकलती है कहाँ से? गुड्स की डिमांड से। मतलब एक वर्कर जो चीज बनाता है, अगर उस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, जैसे मैंने टीचर की एग्जांपल दी। और अगर उस चीज की डिमांड कम हो जाएगी तो लेबर की डिमांड भी कम हो सकती है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर फर्ज किया कि अब कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हो रही है तो, और नाउ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसेस, दे आर मोर इनटू यूजिंग हाई टेक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। तो उसमें फिर ऑफ कोर्स अब मशीन रिप्लेसेस वर्कर, तो वर्कर्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो उस केस में डिमांड का यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये तो पहले ही था ना। तो अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जो डिमांड फॉर लेबर है वो कम हो गया, वेज वही है। तो ये शिफ्ट इन डिमांड कब आ गया? क्योंकि ये भी बहुत फैक्टर है। इसी तरह से अगर हम सप्लाई की बात कर लें तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। वर्कर जो हैं वो अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं इतनी वेज में, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ। गवर्नमेंट ने जो मिनिमम स्कूल लिविंग एज है वो बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? मिनिमम स्कूल लिविंग एज। ये क्या होती है भला? मिनिमम स्कूल लिविंग एज ये बढ़ा दी अगर गवर्नमेंट ने। मैं तो मिनिमम स्कूल लिविंग एज होती क्या है पता है? ऐसे मतलब वो फिर चाइल्ड लेबर में इंक्लूड होंगे? नहीं, ये तो जरूरी नहीं है। चाइल्ड के लिए तो एक एज है ना कि आप 16 साल के बाद या कहीं पर 18 साल के बाद काम कर सकते हैं। तो बिकॉज यू आर नो मोर अ किड, ये तो समझ आती है। लेकिन स्कूल लिविंग एज की बात कर रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम स्कूल लिविंग एज रखी हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं या जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, दे कैन नॉट लीव द स्कूल बिफोर दैट एज। इसका मतलब है कि यू हैव टू स्टडी फर्दर। ये प्रमोट करने के लिए एजुकेशन को गवर्नमेंट कहती है कि आप, अगर कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में है तो वो अब 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ेगा। मतलब अगर 16 साल पहले स्कूल लिविंग एज थी कि आप स्कूल छोड़ के काम करें, तो इसका मतलब है अब जो है वो आपने एज 18 कर दी। अब 18 कर दी तो एक तरह से आपकी बात भी ठीक है कि वो, इसका मतलब है अभी स्कूल में ही पढ़ रहा है और उसका मेन फोकस पढ़ाई होना चाहिए। तो पार्ट टाइम जॉब कहीं ना कहीं कर सकता होगा, लेकिन उस तरह से वो फुली अवेलेबल नहीं है। तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बिकॉज नाउ देर आर लेस पीपल अवेलेबल। वो पहले अवेलेबल थे। एक 16 साल का बच्चा काम जॉब करता था, लेकिन अब चूंकि एज हो गई 18 साल, अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जॉब नहीं कर सकता, उसको पढ़ना है। तो लीगली भी वो अलाउड नहीं होगा। तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम क्यों? हम कहेंगे वो विलिंग तो है, लेकिन अब वो एबल टू वर्क नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ।
क्योंकि मिनिमम स्कूल लिविंग एज जो है वो एक लॉ है। गवर्नमेंट जो है वो किसी को अलाउ ही नहीं करेगी जॉब करना, क्योंकि वंस यू स्टार्ट डूइंग अ जॉब यू माइट नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी। और जब आपको पैसे आना शुरू हो जाए तो आप कहते हैं छोड़ो यार पढ़ाई को। ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है या इस तरह से लॉ पास कर देती है। समझ आ रही बात की? जी सर। अच्छा, अब मैं आगे ये तो हमने चलो आपको मैं दिखा रहा था कि वेज नॉन वेज फैक्टर्स हैं वो शिफ्ट लेके आ सकते हैं सप्लाई में भी और डिमांड में भी। अभी आगे चलते हैं तो फिर मैंने एक और डायग्राम है वो भी आपको बना के दिखाऊंगा। ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का बाद में बात करते हैं अभी। अच्छा, अब वही फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर लेबर। डिमांड फॉर लेबर को अच्छा बैकवर्ड बेंडिंग आ ही गया ना, तो मैं जरा इसमें बात कर ही लूँ। ये देखो जरा बैकवर्ड बेंडिंग होता क्या है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सप्लाई का तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। ये जो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का होता है ये कुछ ऐसा होता है। एक मिनट, ये अच्छा नहीं बना। वो कुछ ऐसा होता है बैकवर्ड बेंडिंग ना। और ये क्या हो रहा है, यहाँ मैं लिखता हूँ जी आर वर्कड। ये ना इंडिविजुअल वर्कर का होता है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर एमसीक्यू में आ जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछ सकते लेकिन अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता हो कि इसको कैसे करना है। अच्छा, आर्स वर्कड ये इंडिविजुअल सप्लाई का एक बंदे का। तो इधर नीचे जो है ना वो वर्कर की सप्लाई नहीं है, यहाँ एक वर्कर कितने घंटे ऑफर करता है ये दिया हुआ है। वरना नॉर्मल सप्लाई का में तो ये होता है ना कि कितने वर्कर जो है ना वो काम करेंगे अगर वेज बढ़ेगी तो। यहाँ पे है एक वर्कर कितने घंटे काम करेगा। तो शुरू में तो हमें नजर आ रहा है कि वेज जब इतनी थी तो वर्कर इतने घंटे काम कर रहा था, जब वेज बढ़ी तो वर्कर ने अपनी आवर्स वर्क बढ़ा दिए, ठीक है, और उसके बाद और बढ़ा दिए, ठीक है। लेकिन एक मौका आएगा कि जब वेज इतनी बढ़ जाएगी तो आवर्स बढ़ाने के बजाय वो कम हो जाएंगे। आप देख रहे हो उल्टा इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है वेज बढ़ने से। आवर्स वर्कड कम कर दिए लेबर। अब वो जो वर्कर है अपने आप को कम सप्लाई करेगा पहले के मुकाबले में। अगर पहले फर्ज किया कि वो 6 घंटे काम करता था, उसके बाद उसने 8 घंटे काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद 10 घंटे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वेज यहाँ पहुंच गई तो उसने काम करना शुरू कर दिया 9 घंटे यहाँ। तो ये क्या हुआ ये बता सकती है मुझे? कोई आइडिया है? नो सर। अच्छा कोई बात नहीं। वो इसलिए कि जब वेज एक होता ही ये है कि जब आप काम करते हैं ना तो आपका ट्रेड ऑफ चल रहा होता है। ट्रेड ऑफ क्या, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ट्रेड ऑफ। और वो किसके दरमियान वो चल रहा होता है? एक मिनट, ये मैं वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स वर्सेस लेयर आवर्स, लेयर आवर्स। तो क्या है कि पहले आपके पास लेयर आवर्स बहुत थे। जब आप 6 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे का दिन है तो 18 घंटे आपके पास बच रहे हैं ना। जो मर्जी करें, फैमिली को टाइम दें, दोस्तों में घूमें, शॉपिंग करें, जो आपने करना करें, रेस्ट करें। जब घंटे बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब वो 10 घंटे काम करता है तो वो कहता है यार 10 घंटे तो काफी हो गए, अब मेरे पास टाइम कम हो रहा है, ठीक है। या हम इस 10 घंटे को बढ़ा के 20 घंटे भी कर सकते हैं। अब आपकी जो लैयर आर्ट है वो इतने कम हो गए हैं कि आप सही से सो भी नहीं पा रहे। तो अब आप कहते हैं कि यार ये तो ठीक नहीं है। तो अब जब वेज बढ़ती है तो आप कहते हैं यार अपने लेयर आवर्स अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वर्किंग आवर्स आप कहते थे हम बढ़ाते हैं क्योंकि लेयर आवर्स की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी आप यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या जहां पर भी, दैट इज व्हाट वी कॉल लेयर आवर्स, लेयर टाइम स्पेंड करते थे। अब लेयर आवर्स इतने कम हो गए हैं कि यू एक्चुअली आर इन डायर नीड ऑफ देम। आपकी हेल्थ अफेक्ट हो गई, आपकी सोशल लाइफ जीरो हो गई है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। तो फिर आप अब जब वेट बढ़ेगी तो आप कहेंगे यार थोड़े से घंटे काम कर सकते हैं क्योंकि मेरी अर्निंग तो फिर भी ज्यादा ही होगी, ठीक है। वो कहते हैं मतलब आपको मैं ये कहता हूँ कि एक वर्कर जो है वो उसको $10 मिल रहा था पर आवर, और वो काम कर रहा था फर्ज किया 10 घंटे, तो उसको $100 मिल रहा था, ठीक है।
अब क्या हुआ कि उस वर्कर की अर्निंग जो है ना वो $20 हो गई। तो उसने कहा यार, अब 10 घंटे पहले ही बहुत काम कर रहा हूँ और नहीं बढ़ा सकता, तो मैं घंटे जो है ना वो 8 कर देता हूँ। अब क्योंकि उसके लिए लगे रहा इंपॉर्टेंट हो गए, तो अब उसका लेकिन घंटे कम करने के बावजूद भी उसकी अर्निंग पहले से ज्यादा ही हुई है। हाँ, अगर वो पूरे 10 घंटे करता तो अर्निंग और ज्यादा हो जानी थी, 200 हो जानी थी ना फिर तो, 20 to 10। लेकिन उसने ट्रेड ऑफ किया और उसने चूज किया अपने लेयर आर्ट, क्योंकि अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है लेयर आर्ट की वो बहुत ज्यादा हो, उसके वो हेल्थ में इफेक्ट हो रहा है। उसकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो पहले जैसी नहीं रही। तो ऑफ कोर्स जब आप रिलैक्स रहते हैं, जॉब में तो स्ट्रेस रहता है, वर्क स्ट्रेस, तो जब आप रिलैक्स रहते हैं अदर देन द जॉब, या जब आप वर्क प्लेस पे नहीं होते, तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये इस तरह से ट्रेड ऑफ करता है, और इसी वजह से हम इसको बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बोलते हैं। जी, समझ आ गई? सर मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि वेज क्यों बढ़ रही है जब वो काम कम कर रहा है और उसका लिए टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, तो फिर। वो इस तरह से कि जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वर्कर पहले से ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है, तो अब इसका मतलब है वो कम घंटे भी काम करता है, तो उसको उसको वेज ज्यादा दी गई। उसको वेज क्यों ज्यादा दी गई? क्योंकि वो वैल्यूएबल ज्यादा है। हमने यहाँ पे ना पर आवर की बात की है, मैंने ये तो नहीं कहा कि एक वर्कर जो है वो 10, फर्ज किया कि कमा रहा है 50,000, तो उसने कम घंटे कर दिए तो अब उसको 80,000 मिलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। वो ये है कि अगर एक वर्कर पर आवर के हिसाब से रखा गया, घंटे तो मर्जी है ना वर्कर की, जो पर आवर के हिसाब से रखा जाता है उसमें तो वर्कर की मर्जी है ना कि वो कितने घंटे काम करता है। तो इसका मतलब है कि अगर वो पर आवर काम करता है और अब वो इतना वैल्यूबल हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि पर आवर वेज बढ़ गई है, तो अब वो अपनी वर्किंग आवर्स कम भी करता है, तो उसकी अर्निंग पहले से ज्यादा ही है, क्योंकि उसका पर आवर रेट ज्यादा हो गया। फॉलो करिए बात को। अगर जी नहीं सर। समझ नहीं आई तो अभी बता दो, मैं दोबारा समझाया तो। नहीं सर, समझ आ गई है। आ गई है? तो जो आप बात कर रही हो वो तो है एक वर्कर जिसकी फिक्स सैलरी है और वो 8 घंटे काम करता है और उसको एक सैलरी मिलती है, और लेकिन वो 8 घंटे से ज्यादा भी काम करे तब भी सैलरी इतनी ही होती है। जैसे मैनेजमेंट जॉब होती है, आप वहां पे काम कर रहे हैं, आप लेट नाइट बैठते हैं, फिर भी आपको उतनी सैलरी मिलती है। आप छुट्टी करते हैं तो आपके ऑफ डेज होते हैं ऑफ कोर्स, तो वो भी सैलरी मिलती है। वो और सीन है। हम तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स की बात करें तो जो पे किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्क, तो उनके लिए ये अप्लाई होता है, वरना आम जॉब के लिए नहीं है। आम जॉब में तो वर्किंग आवर्स होते ही नहीं, उसमें तो होता है आपने इतने घंटे काम करना है, या 1-2 घंटे ज्यादा भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं, या छुट्टी भी हो गई या सैटरडे संडे भी आ गया तो उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको तो वो सैलरी मिलनी ही मिलनी है। जैसे टीचर्स को ले लो आप, टीचर्स जो काम करते हैं उनकी सैलरी बाद का होम टाइम पे बैठना पड़ जाता है, मीटिंग्स होती हैं या पेरेंट टीचर मीटिंग आ जाती है, तो आपको सैटरडे को भी आना पड़ जाता है, बट दे गेट द सेम सैलरी। वहां ही अप्लाई नहीं हो रहा। गॉट इट? जी सर। ये आपको पता होना चाहिए ताकि एमसीक्यू में आए तो प्रॉब्लम ना हो। मैंने देखा था इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर लेबर की अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक तो वेज आ गई, आपको पता है, इससे तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। और इसलिए मैंने क्या टर्म इस्तेमाल की थी, याद है? डिराइव्ड। वेरी गुड, डिराइव डिमांड। कि गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की भी बढ़ जाएगी, गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, लेबर की भी कम हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये प्रोडक्टिविटी लेबर होती क्या है, पता है कि नहीं पता? सर वो कम टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात आपकी सही है। ये निकलता कैसे है? ये ऐसे निकलता है, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड इट इज ऑफन कंफ्यूज विद प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है। जैसे हम कहते हैं टोटल आउटपुट जो है ना वो 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, और उसको बनाने के लिए 100 वर्कर्स हैं, तो प्रोडक्शन 10,000 है, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो हमेशा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को हम ये भी बोलते हैं, एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट पर वर्कर, आपने याद रखना है, आउटपुट पर वर्कर ये भी बोलते हैं। तो वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 100, ठीक है। अब क्या हुआ
मैं आपको बता दूं प्रोडक्शन बढ़ गई, कितनी हो गई, लेट्स से 20,000, और वर्कर अब जो 20,000 आउटपुट बना रहे हैं, दे आर लेट्स से 400। मुझे ये बताओ प्रोडक्शन बढ़ी कि नहीं, हैज प्रोडक्शन इंक्रीज्ड? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट प्रोडक्टिविटी? सर डिक्रीज। डिक्रीज। इसका मतलब है वो अब आपकी कितनी हो जाएगी, 50, ऐसे ही है ना? यस सर। तो इसलिए कभी भी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उसको ये नहीं कहना कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही हो तो प्रोडक्शन ही बढ़ रही हो। हाँ, यानी कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि आपकी जो आउटपुट है वो 5,000 हो गई, ठीक है, कम हो गई ना 10,000 से, लेकिन उसको जो वर्कर्स बना रहे हैं वो लेट्स से आपके हैं 50, तो प्रोडक्टिविटी कितनी आई? अच्छा मैंने सर 50, 100। अब वेट वेट ये हमें ज्यादा हो गया, मैंने ना 50,000 कर दिया, 5,000 करना था, ये आ गई, अब आई ना 100, है ना? यस सर। तो प्रोडक्शन तो कम हो गई लेकिन प्रोडक्टिविटी में तो कोई चेंज नहीं आया। इसलिए डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, दोनों के डिफरेंट मीनिंग है, और दोनों जरूरी नहीं है सेम हो भी सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी और वर्कर भी उतरे हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ गई, पॉसिबल है। और ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी माइट लीड टू हायर प्रोडक्शन एज वेल, लेकिन माइट का वर्ड लगाएंगे ना फिर हम, छोटी से तो नहीं कह सकते, वो तो डिपेंड करता है। अच्छा हाँ, इसका मतलब प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तो इसका आसान जो एक शॉर्ट शॉर्ट बात है, प्रोडक्शन का तो पता नहीं बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती है, हमने देख लिया, लेकिन एक चीज जरूर बढ़ती है और वो है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, और वर्कर जो है वो कॉस्ट सेविंग हो जाते हैं। कॉस्ट सेविंग कैसे हो जाते हैं, क्योंकि अब वही, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक वर्कर है जो 10 चीजें बनाता है, अब वही वर्कर 20 चीजें बना रहा है, तो आपको तो अब दो वर्कर का काम एक वर्कर कर रहा है, तो कॉस्ट कम होगी ना। वो वर्कर जो है, जो एक वर्कर आपने रखा हुआ है, ये वो 10 चीजें बना रहा है, अब उसने 20 बनाना शुरू कर दी, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आप उस वर्कर को $100 दे रहे हैं, ठीक है, अभी भी आप $100 ही दे रहे हैं, या लेट से आपने थोड़ी बढ़ा भी दी सैलरी के प्रोडक्टिविटी बढ़ने से, बढ़ा भी दी, स्टिल बिजनेस को फायदा हो रहा है क्योंकि आउटपुट तो डबल हुई है, क्या वेज डबल हुई नो। तो कॉस्ट तो कम हो रही है ना? जी सर। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से वर्कर्स एफिशिएंट हो जाते हैं, और जो पर वर्कर कॉस्ट है वो बिजनेस की कम हो जाती है, क्योंकि अब एक जहां पे 20 चीजें बनानी थी दो वर्कर्स ने, अगर पहले वाला सीन ले लिया, तो अब वही एक वर्कर आसानी से वो दोनों चीजें बना कर दे रहा है, और आप बेच, वरना तो आपको क्या करना पड़ना था, आपको 100 के बजाय $200 देने पड़ने थे, 100 एक वर्कर को और 100 दूसरे वर्कर को, दो वर्कर रखने थे ना। अब आपका एक ही वर्कर एक 20 बना के दे रहा है, तो $110 देने के बावजूद आपका ये जो गैप आ रहा है 90 का, ये तो सेव हो रहा है बिजनेस का, तो बिजनेस की कॉस्ट तो कम हो रही है, यानी कि हम कहेंगे रिड्यूस्ड लेबर कॉस्ट, रिड्यूस्ड लेबर की कॉस्ट हो रही है, तो बिजनेस को फायदा हो रहा है।